बडीज, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप चैप्टर चालू करने वाले हैं या ब्लॉक चैप्टर चालू करने वाले हैं। बेसिकली ये चैप्टर आपका 12th में आता है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर और है जो आप इसके बाद पढ़ोगे, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मुद्दे की बात तो ये है यहाँ पे कि अगर आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ समझ में आ गई है, पढ़ना ज़रूरी है तो पढ़ भी ले। चलो सीधा कूदते हैं अपन अपने मुद्दे पे। उससे पहले हम आ जाते हैं डाउन टू अर्थ। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब सीन क्या होता है, ये आपको पीरियड टेबल दिख रही है। पीरियड टेबल में आप सब जानते हो जो ये वाला ब्लॉक है इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हो आप पी ब्लॉक और इसको बोलते हो आप डी ब्लॉक। क्या बोलते हो इसको? डी ब्लॉक। तो हमने कहा सर ये बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, एक एफ ब्लॉक और होता है, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि सर आपने बोला था एफ ब्लॉक, ये कहाँ है? तो देखो एक और सेक्शन होता है जो कि नीचे नीचे इस तरीके से होता है। इसमें टोटल 14 ग्रुप्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें टोटल 14 ग्रुप्स होते हैं और 2 पीरियड्स होते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वाले ब्लॉक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक। क्या कहते हैं बडी? एफ ब्लॉक। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बेसिकली आज हम जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो हम बड़ी फोकस करने वाले हैं डी ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि एफ ब्लॉक लास्ट में हम पढ़ेंगे पर ऐसा सच इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मेनली उसके एलिमेंट्स हमारे जनरल लाइफ में मिलते नहीं हैं। उनका जो कंपोजिशन है, परसेंटेज है हमारे अर्थ में, वो बहुत कम है। इसलिए बेसिकली हमें जो टारगेट करना है वो किस पे करना है? अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो चलो सीधा चलते हैं, पता लगाते हैं ये हैं कौन। दया पता लगाओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन। आओ दया पता लगाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात बड़ी, वो आपको क्या बोल रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। अगर आप चेक करो, पीछे चले यहाँ पे, तो आप चेक करोगे ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक सारे के सारे कौन है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चेक कर लो। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप तो किसका होता है बडी? एस ब्लॉक का। थर्ड से चालू होता है डी ब्लॉक और 12 तक चलता है अपना डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का कुछ पूछ ले किस ग्रुप से किस ग्रुप तक है, तो आप बोलोगे बड़ी 3rd से 12 तक है। हमने कहा ठीक सर। उसके बाद हम आपसे बोले कि भैया जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये 4 सीरीज में डिवाइड है। ये 4 सीरीज कैसी हैं? बहुत सिंपल है। ये 3rd से चालू 4th से चालू होते हैं, ठीक है। 4th 5th 6th 7 4 पीरियड, और चारों पीरियड को हमने 4 सीरीज बोल दिया है। तो इसका मतलब मैं आपसे बोलूं ये 4th पीरियड से चालू होते हैं, मतलब ये हमारा 4th पीरियड है। क्यों 4th पीरियड है? फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो ये हमारा क्या हुआ बड़ी? 4th पीरियड हुआ। तो ये 4th पीरियड से चालू हुए और चालू होते गए। तो देखो 4th ये हो गया, 5th ये हो गया, 6th ये हो गया, 7 हो गया। तो हमने यहाँ बोला कि भाई इनकी टोटल 4 सीरीज होती हैं, ठीक है। पहली सीरीज है जिसको हम बोलते हैं 3D वाली सीरीज। क्या बोलते हैं बडी? जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, दिख रहा है। दूसरी है 4D सीरीज, फिर है 5D सीरीज और फिर है 6D सीरीज। अब आप बोल लोगे सर ये पीरियड 4 है तो सीरीज होनी चाहिए थी 4D 5D 6D और 7D, आप सब में कम क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी जब हम बड़ी आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो हम याद देखेंगे उसमें हमेशा n-1D लिखा जाता है। मतलब अगर आप 4th पीरियड में हो तो 4-1D ही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी आगे देखेंगे। तो वो कह रहा है कि आपकी 3D सीरीज कहाँ तक है? स्कैंडियम से जिंक तक। मतलब अगर यहाँ चलें तो आपकी स्कैंडियम से जिंक तक आपकी कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज है। 4th सीरीज आपकी इथेरियम से कैडमियम तक है। 5th सीरीज आपकी लैंथीनियम से मरकरी तक है। और जो हमारी 6th सीरीज 6D वो एक्टिनियम से कॉपरनियम तक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हमने कहा जी सर समझ में आ गया। अब चलें आगे। तो वो कह रहा है भैया देखिए सीधी सी बात समझिए, एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल, जो ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहूँगा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। देखो वो कह रहा है कि भाई मेरे
अगर कोई भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, मतलब किसी भी कंपाउंड के पास पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो वो एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मतलब ये अपनी स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ये क्या कर सकते हैं, इधर उधर ट्रांजिशन फेस में ला सकते हैं। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये होता है। अब वो कह रहा है इसके लिए आपको पार्शियल होना जरूरी है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड से काम नहीं चलता है। तो इसका मतलब, उसका कहने का मतलब है कि ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक। अब आप वो बोल रहा है सर अभी आपने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट तो ग्रुप 12 तक होते हैं, पर जो बड़ी ये वाला ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर आप देखो, जो ये वाला ग्रुप है ग्रुप 12, इनमें जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड होती है, डी के पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें ट्रांजिशन की जगह ही नहीं बचती है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माने जाते हैं। केवल ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने जाते हैं। बताओ ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलें आगे, चलो लेट्स गो। अब वो कह रहा है कि चलो अब देख लेते हैं, इतनी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो एक सिंपल सी बात है समझने वाली। क्या? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, अब याद करो मैंने बोला हमेशा एक कम करके लिखोगे, तो n-1d, जिसमें इलेक्ट्रॉन रेंज होगी 1 से 10, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं डी के पास? 5, सॉरी ऑर्बिटल 5 और इलेक्ट्रॉन 10। वैसे ही ns, उसके ऊपर आएगा 0 से 2q, ऑर्बिटल 1, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2। अब वो बात कर रहा है आपसे, कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर उसने आपको लिखा कि मेरे पास 5s2 है, तो इसका मतलब जो ये हमारे डी वाला होगा, ये क्या होगा, ये हमारा होगा 4d, और इलेक्ट्रॉन मान लो तो कुछ भी लिख लो 6, तो 4d 6 5s2 होगा, हमेशा n-1 होगा। हमने कहा ठीक, ये बात भी समझ में आ गई। However, several exceptions are there as energy difference between n-1d and ns is very less। वो कह रहा है बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। क्यों? केवल एक बहुत मेजर वजह की वजह से, इसकी वजह से एक्सेप्शन पैदा हुए, और वो जो मेजर वजह थी बड़ी, वो ये है कि जो हमारा n-1d है, n-1d है, और जो हमारा ns है, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। क्या समझे बात को? समझे कि भी नहीं समझे? पक्का? चलें आगे, चलो ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर आप एक बार 3D सीरीज पे गौर मारो, किस सीरीज पे गौर मारो? 3D सीरीज पे। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। क्यों एक्सेप्शंस आते हैं? बेसिकली फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से। अब एक चीज़ सोचो, ध्यान समझना बात को। जैसे मैं आपको लिखूं कि भैया हमारे पास 4s, मान लो ऐसे लिखो, 3d4 है हमारे पास और 4s2 है, लिख लिया, कोई दिक्कत? अब एक चीज़ सोचो, ये तो चलो मान लेते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, पर ये तो ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो अगर एक काम करें, हमें पता है हाफ फिल्ड्स आर मोर स्टेबल, तो मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका उठा के इसमें डाल दूं, मैं अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डाल दूं तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s1। इसका मतलब ये भी बड़ी आपके लिए हाफ फिल्ड हो गया और ये भी आपके लिए हाफ फिल्ड हो गया। तो बताओ, ऊपर एक फुली फिल्ड है और एक कुछ भी नहीं है। इससे बेटर ये है कि नीचे दोनों हाफ फिल्ड है और दोनों स्टेबल है, तो जिसकी वजह से पहला एक्सेप्शन आता है कहाँ पे? क्रोमियम सॉरी क्रोमियम वाली जगह पे, ठीक है। और दूसरा सेम एक्सेप्शन आता है आपका कॉपर वाली जगह पे। कहाँ पे? कॉपर वाली जगह पे। कॉपर वाली जगह पे क्या होता है बड़ी? वहाँ होता है आपका 3d9 और 4s2। अगेन एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 3d10 और 4s1। तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड दोनों हैं, तो मतलब दोनों चीज़ें हमारी स्टेबल हो गई, तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब वो कह रहा है 5D सीरीज और 6D सीरीज आपकी ये हैं, और इनमें ऐसा कोई हमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो कि हमें पढ़नी है, तो इनको अगर आप चाहो तो इग्नोर भी मार सकते हो, पर इट्स जस्ट लाइक फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पर इन सबसे बड़ी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बड़ी ये वाला। क्या है ये पॉइंट? ये बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है भैया जिंक, कैडमियम और Hg जो हैं,
इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और 4s2। या फिर सिंपल बात करें, हमारा 10 वाला पार्ट पूरा भरा हुआ है, मतलब डी पूरी भरी हुई है और एस ही पूरा भरा हुआ है। तो कहने का मतलब है अगर दोनों ही पूरे भरे हुए हैं तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा? इसीलिए हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते और आर नॉट कंसिडर्ड रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सही है, चले तो अब बात करते हैं किसकी, अपन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। मतलब बेसिकली जनरली वो कैसा बिहेव करते हैं, चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। तो अगर सबसे पहले अगर अपन बात डाल लें और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर एक बार देख लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि डे टू डे लाइफ में जो हम चीज़ें बनाना चाहते हैं और जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से बन सकती होंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो वो कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड मेटल्स विद हाई मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कह रहा है जो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये अपने आप में काफ़ी हार्ड मेटल्स हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। दे हैव लो वॉलेटिलिटी, इनकी जो वॉलेटिलिटी है ये काफ़ी लो होती है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और Hg। तीनों लास्ट वाले ग्रुप के हैं। ठीक है, ध्यान रखना कौन से ग्रुप के हैं, हमारे ये सारे के सारे 12वें ग्रुप के हैं, 12th ग्रुप के। तो इनको छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है हमारे लिए, बाकी सबका क्या होता है, जो वॉलेटिलिटी होती है काफ़ी लो होती है। ऑल ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट मेटेलिक करेक्टर लाइक हाई मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मतलब शीट और वायर्स में जल्दी तुम कन्वर्ट कर सकते हो सारे ट्रांजिशन मेटल्स को। वो कह रहा है अगेन एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम और Hg एंड Mn। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर देन वन टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। मल्टीपल मेटेलिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के एक्सेप्ट 4 को, जो कि आपने देख लिए। अब चलें अगर आगे, तो कह रहा है कि ये वेरिएशन कैसे आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट में। तो कह रहा है ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, Hg। आप ये मान के चलो इस चैप्टर में आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार एक्सेप्शन देते जा रहा हूं, पर एक्सेप्शन इस पूरे चैप्टर में केवल 3 ही बंदे होंगे, मेनली जिंक, कैडमियम और मरकरी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे उस ग्रुप में आते हैं, 12th ग्रुप में, जहां पे इनके पास जो इनकी ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड होती हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। वो कह रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट है, और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, बचपन का मतलब 11th से। ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जितनी ज्यादा एटम्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी उतना उनको तोड़ना, उनका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। जितना बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। हमने कहा ठीक, हमने कहा एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टुवर्ड्स द मिडिल ऑफ ईच सीरीज मेटेलिक पॉइंट या मेटालिक बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर एंड मेटेलिक पॉइंट इंक्रीजेस। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप मिडिल सीरीज की तरफ जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि उनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो बढ़ता जा रहा है, और उस मेटेलिक बॉन्ड के बढ़ने की वजह से ही बड़ी क्या हो रहा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये आपके लिए ग्राफ बना दिया है यहाँ पे, इससे आपको एक ओवरव्यू अच्छा मिल जाए, पर इस ग्राफ से कोई आपका रिलेशन है नहीं और ऐसा कोई क्वेश्चन इससे आएगा नहीं। ठीक, पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने हैं वो हैं ये दोनों। क्या आ सकता है पेपर में, वो बोल रहा है आपको जो टंगस्टन है हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना? 3410 3410 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझो टंगस्टन कहाँ देखा है, कभी आपने देखा है गाँव में या पुराने ज़माने में हीटर यूज़ किए जाते थे, तो हीटर में टंगस्टन वायर यूज़ किया जाता था जिससे इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो फिर कह रहा है जो मरकरी है भाई साहब, मरकरी आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट रखता है, सॉरी मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट रखता है कितना, -38.83 डिग्री सेल्सियस। कितना? -38.83 डिग्री सेल्सियस। तभी देखो इसी कम मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो हमारे जो थर्मामीटर होते हैं इनसे हम फीवर नापते हैं, उनमें हम मरकरी यूज़ करते हैं। हमने कहा सर समझ में आ गया। हमने कहा वेरिएशन इज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हमने कहा देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। क्या रीज़न है इसका? कि इनके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो ऑर्बिटल्स ज़्यादा होती हैं तो मिडिल पार्ट में मोस्ट प्रॉब्ली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन भी इनका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है।
अब वो आपसे कह रहा है 3D सीरीज एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ 3D सीरीज। वो कह रहा है आपकी जो 4D सीरीज है और जो 5D सीरीज है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होती है किससे? 3D सीरीज से। फिर आपका एक ग्राफ साइड में है, देखना चाहो तो देख लो, पर ऐसा इस ग्राफ से आपसे कोई मतलब है नहीं, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, वो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे देखो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज रेगुलरली अप टू द मिडिल ऑफ द सीरीज देन बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड फाइनली इंक्रीजेज टुवर्ड्स द एंड। वो बोल रहा है जो एटॉमिक साइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो ये एटॉमिक साइज है वो पहले क्या होता है, लगातार डिक्रीज होता है, क्योंकि सबने पढ़ा है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, पहले वो डिक्रीज होता रहता है, बीच में आके बड़ी वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कांस्टेंट, और फिर आगे वो धीमे धीमे थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, वो आपको बोल रहा है इन 3D सीरीज साइज डिक्रीजेज अप टू Fe, मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप चलोगे तो Fe तक साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन बिकम्स कांस्टेंट टिल Ni तक भाई कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और उसके बाद फाइनली वो इंक्रीज हो जाता है कॉपर और जिंक में, और कॉपर और जिंक में आपका वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप याद रखोगे आयरन तक वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, जो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं वही हो रहा है, फिर उसके बाद कॉपर और निकल पे वो कांस्टेंट हो जाता है, और उसके बाद जब आगे जाओगे जिंक तक तो वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, सॉरी कोबाल्ट निकल गलत निकल गया था मुंह से, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कॉमन साइंस है, ठीक है, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस तो बढ़ती है, ड्यू टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर नियरली इक्वल इन द सेम ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप नीचे जाओगे 4D और 5D में तो नीचे जाने पे तो साइज बढ़ना चाहिए, पर नीचे जाने पे साइज जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अब सवाल है क्यों कांस्टेंट हो जाता है? इसलिए कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि F की जैसे ही एंट्री होती है, F की जैसे ही एंट्री होती है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाता है, मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा, साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पॉइंट बड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब वो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, अब वो आपसे कह रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियाई एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। वो कह रहा है जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, क्यों हाई होती है? क्योंकि इनकी रेडियस स्मॉल होती है, स्मॉल एटॉमिक रेडियाई, और इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो भी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो बोल रहा है आपको कि Mn एंड Tc शो एबनॉर्मल ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वो बोल रहा है कि Mn और Tc जो हैं ये मेल्टिंग नॉर्मल एबनॉर्मल ट्रेंड फॉलो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में, ठीक। अब आओ, अब वो कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मुझे नहीं लगता कि किसी को समझाने की ऐसा ज़्यादा ज़रूरत है, पर डेफिनेशन समझाने की मैं बोल रहा हूँ, यहाँ समझाऊंगा ही ना। लाइक को तुरंत सोचते सर क्या है ये, समझाओगे नहीं सर क्या, ठीक है समझा रहे हैं, रुको। तो देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, प्रोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कितनी एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किससे, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए। हमने कहा तो देखो भाई, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज अलोंग ईच सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो बोल रहा है अगर अलोंग द पीरियड जाओगे लेफ्ट से राइट, अलोंग द पीरियड जाओगे लेफ्ट से राइट, तो वो कह रहा है सबको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, कॉमन सेंस ही बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज घटेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी बढ़ेगी। क्यों? साइज घटेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास आ जाएगा, और अगर वो न्यूक्लियर के पास आ गया तो होगा सीन कुछ ऐसा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी, तो कोई बाहर से आके इलेक्ट्रॉन निकालने आएगा ना 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 ताना ना 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 नहीं निकल पाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, हम एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि इसमें एक इरेगुलर ट्रेंड देखा गया है, क्या?
The irregular trend in first ionization enthalpy of 3D metal series is due to the fact that the removal of first electron alters the relative energy of 4s and 3D ऑर्बिटल। समझ रहे हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही जो एनर्जी वेरिएशन आता है 4s और 3d में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई एक्सेप्शंस आ जाते हैं, रेगुलर ट्रेंड आ जाता है। अब वो कह रहा है उसी में देख लो अगर, तो क्रोमियम और कॉपर हैव हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि यही वो दो हैं जो हमने, याद करो, पीछे पढ़े थे, काफी पीछे जाना पड़ेगा क्या, ये देखो, कॉपर और सॉरी क्रोमियम और कॉपर, यही दो थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो एनर्जी थी बड़ी, वो क्या थी, इनकी एनर्जी हाफ फील्ड, इनकी एनर्जी ये स्टेबल थे, इनकी एनर्जी काफ़ी लो थी और ये हाफ फील्ड में थे और फुली फील्ड में थे, जिनकी वजह से एक में देखो डी में 5 हो गए थे और दूसरे में डी में क्या 10 हो गए थे। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से इनकी जो एनर्जी है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, चल आ जाओ नेक्स्ट। अब वो कह रहा है आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। वेरिएबल जैसे आप देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ ही लिया है, मतलब आप डी ब्लॉक में आए हो तो इससे पहले आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो पढ़ चुके हो। तो आपने देखा होगा अगर एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट को उठा लो, के का पूछ ले कितना वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप बोलोगे सर +1 होती है। सर क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कोई और, तुम बोलोगे नहीं सर कोई और नहीं। मैंने अच्छा कहता हूँ लिथियम कितनी होती है, तुम बोलोगे सर +1। मैं कोई और ना। मैंने कहा मैग्नीशियम कितनी होती है, तुम बोलोगे सर +2। आर यू मैड? ये नहीं पता, हमने कोई और होती है, आप बोलोगे नहीं। हमने एल्यूमिनियम बताओ, पी ब्लॉक चले गए बोरोन वाले ग्रुप में, हमने बताओ एल्यूमिनियम बताओ, तो आप बोलोगे सर +3। मैं कोई और +3 के अलावा, तो आप बोलोगे नहीं। तो मैंने कहा कि मतलब इनकी एक पर्टिकुलर क्या है, इनकी एक पर्टिकुलर ही वैल्यू है किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, पर वो वैल्यू के अलावा इनका कोई और वैल्यू नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट की। पर डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल अलग, ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। खासकर जब बीच में आओगे Mn के पास, तो Mn तो ऐसा एलिमेंट है जो बिल्कुल बीच में है डी ब्लॉक में, और ऑलमोस्ट +2 से +7 तक सारी एनर्जी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रखता है। तो जो इतनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो कह रहा है केवल स्कैंडियम, वो कह रहा है केवल स्कैंडियम और जिंक हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, वो क्या, जितना ज्यादा आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आप ज्यादा स्टेबल होगे। पर ये बात केवल एप्लीकेबल किसके लिए, पीरियड्स के लिए, ऑन द हायर पीरियड मेंबर्स। फॉर एग्जांपल एमओ का 6th ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है किसके से, क्रोमियम के 6th ऑक्सीडेशन स्टेट के। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्रोमियम क्या तक शो करता है, 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर आप चेक करो तो स्कैंडियम केवल +3 पे रुक जाता है, +2 +3 +4, वेनेडियम +2 +3 +4 +5 चारों शो करता है। क्रोमियम भाई साहब 2 3 4 5 सब शो करते हैं, और ये तो महाराज हैं 2 से लेके 7 तक ये सारी शो करते हैं। उसके बाद अगर आप इनको देखोगे Fe को Fe +2 और +3 शो करता है जनरल, मोस्ट कॉमनली जनरल, ठीक है। +5 और +4 और +6 कभी कभी करता है पर मानते नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज गौर करोगे, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, तो यहाँ पे जिनको हमने बोल्ड में लिख रखा है, जैसे यहाँ पे +4, ठीक है, जैसे जिनको हमने बोल्ड में लिखा है +4, इसका मतलब है इसकी सबसे बेसिक डे टू डे लाइफ वाली जो सबसे कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है कंपाउंड्स में, वो क्या है, +4। वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6, मैग्नीज की +7, आयरन की सबको पता है +2 +3, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर तुम्हें अभी ये नहीं पता तो दिक्कत है। कोबाल्ट की +2 +3, निकल की +2, कॉपर की +2 और जिंक की भी +2। तो ये इनकी कॉमन है, और कुछ कुछ केसेस में ये जो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ये वो भी शो कर देते हैं। अब ये बोल रहा है द मिडिल एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन सेंस की बात है। देखो अगर आप Mn को देखो तो Mn ऑलमोस्ट सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो मिडिल में सबसे ज़्यादा कौन आता है, Mn, तो सारी ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है आपको मैग्नीज शो ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7, वो बोल रहा है जो मैग्नीज है वो +2 से +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सारी, समझ रहे हो। तो वही हमने ऊपर देख लिया। हमने चलो आगे, हमने कहा ट्रेंड इन द M+2/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल सिंपल है। देखो वो बोल रहा है आपको मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल,
मतलब वो M2 से M मान लो, सिंपल सी बात मान लो आप नॉर्मल मेटल हो, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से वापस मेटल आना एक ही बात है। तो वहां पे इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है बडी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड होता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली पता होगी क्योंकि आप अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबको पता होता है क्या होता है नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल और क्या होता है पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब वो कह रहा है आपसे यूनिक बिहेवियर, क्या बोल रहा है, यूनिक बिहेवियर ऑफ CU इन द ट्रेंड्स इज ड्यू टू इट्स सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन इज नॉट बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, फिर वो आपसे क्या बोला, E नॉट ऑफ M+2 to Mn एंड Zn+2 Zn आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। मतलब ये हमने भी ऊपर फर्स्ट पॉइंट में देखा कितना ज्यादा नेगेटिव होती है, ये उनसे भी ज्यादा नेगेटिव हमने इतना एक्सपेक्ट किया था, ड्यू टू द स्टेबल हाफ स्टेबल एंड फुली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2 Zn+2 रिस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो ऑर्बिटल्स हाफ स्टेबल या फिर फुली स्टेबल हैं। सही है, चलें आगे। चलो अब देखो ये उसने तुम्हें क्या दिखा दिया, ट्रेंड दिखा दिया, फिर से वही चीज़, इससे आपको ऐसा कोई मतलब है नहीं, इससे पर जो नीचे पॉइंट लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, उससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब है। क्या है देख लो, Ti+3, V+2 और Cr+2 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ देयर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, एंड नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यूज आर हाई। वो बोल रहा है ये तीनों हाई रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और बहुत हाई नेगेटिव रिडक्शन वैल्यूज भी हैं। ठीक है, हमने चलो अब वो बोल रहा है क्वेश्चन, वाई Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Cr+2 रिडक्शन व्हेन रिड्यूसिंग व्हेन बोथ हैव 4D4 कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है वो कह रहा है अगर दोनों का ही D4 कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक तो क्यों, सवाल उठता है क्यों Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग है और Cr+2 रिड्यूसिंग है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखो Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम Mn+3 टू Mn+2, और ये आप पिछले साल रिडॉक्स में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है Mn+3 जाता है Mn+2 में, क्यों, क्योंकि उसकी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। हमने कहा ठीक, हमने कहा जो हमारा Cr+3 है वो रिड्यूसिंग इसलिए है बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम D4 टू D3। क्यों, उसकी क्या है, उसकी जो हाफ फिल्ड है वो T2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली है, T2G वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब T2G क्या होता है, इसको रुको, इसको हम आखिरी में अच्छे से पढ़ेंगे T2G और EG क्या होता है। ठीक है, चलो तो गाइज अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं जो अपना ट्रेंड है जो कि M3 से M2 की तरफ है, मतलब M+3 से M+2 की तरफ है। मतलब बेसिकली अगर कह दें सिंपल सी बात, अगर हम एक बार सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो हमें वहाँ यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ना एक अलग सा ही ट्रेंड दिखाई देगा इन सारी वैल्यूज़ में। अगर आप एक सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो वो सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए आपकी ये वैल्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है ये वैल्यूज़ आपके पेपर में पूछ ली जाएंगी, भाई सीधा बताइए वैनेडियम का कितना है, नहीं पूछा जाएगा। पर जो पॉइंट याद रखना वाला है वो ये है जहाँ पे हमसे क्वेश्चन निकाला जा सकता है, M+3 या फिर CO+3 are strongest oxidizing agents in aqueous solution due to their high positive reduction potential value। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है भाई आप अगर Mn को देखो और उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे आ जाओ, अगर आप Mn को देखो और उसके बाद अगर आप CO को देखो तो पूरी इस चार्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसी दो एलिमेंट्स की है तो बड़ी इन्हीं दोनों की है। इसकी कितनी है, +1.57 और इसकी है +1.97। तो वो आपसे यही बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि पूरे इसमें, पूरे इन सारे एलिमेंट्स में अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है तो वो आप पे कौन है, Mn+3 और CO+3। ठीक है, चलें आगे। अब वो बात कर रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब D&F ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये प्रॉपर्टीज बेसिकली आप पढ़ भी चुके हो पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर में। अब अगर आप 12th क्लास में D&F पढ़ रहे हो
तो मैं मानता हूं कि आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके होंगे और सॉलिड स्टेट में आपने ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी। पर अब कुछ बच्चे सोचने लगे होंगे नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ी सर, मतलब हम पहले पढ़ के आए। अरे मत जाओ, रुक जाओ, हम यहीं पढ़ा देते हैं तो देख लो। देखो बेसिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कौन सी वो चीजें हैं या कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में या पास में आने से कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं, हमें वो पढ़ना है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारे पास नेचर में 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है हमारी पैरामैग्नेटिक, दूसरी होती है डायामैग्नेटिक और तीसरी होती है फेरोमैग्नेटिक। हमने कहा ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि अगर आप क्या डिफरेंस है तीनों में, तो देखो बहुत सॉर्टेड डिफरेंस है अगर, और फेरो को तो एक बार छोड़ देते हैं। सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो हमें जानना है पैरा और डाया के बीच में। पैरा क्या होते हैं? पैरा वो सब्सटेंस या एलिमेंट्स की होते हैं जिनमें आपका जो ऑर्बिटल है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। ध्यान समझना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बेसिकली अब वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो ये ऐसा नहीं है, इनमें कुछ खुद की इंटरनल कुछ चुंबकीय शक्तियां होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। पर जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है, इनके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और इनके सारे ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं ये वीकली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सही है। अब डायमैग्नेटिक क्या है? जस्ट अपोजिट, इनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, और पेयर्ड होते हैं तो ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इजी था ना, इसमें कुछ था ही नहीं। तो अब वो आपसे क्या कह रहा है? देखो वो आपसे कह रहा है सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। हमने कहा ठीक सर, समझ में आ गई। वो कह रहा है इट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहा है ये बेसिकली किस वजह से होता है? वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनकी वजह से होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड होता है। ठीक है, चलो अब वो कह रहा है नेक्स्ट बात पे आए। तो नेक्स्ट बात में वो कह रहा है सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये क्या है? सारे के सारे पेयर्ड है। इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये वीकली रिपेल्ड होते हैं। हमने कहा चलो ये बात भी समझ में आ गई। हमने कहा देखो भैया दूसरी बात ये है कि फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब डिफरेंस क्या है? पैरामैग्नेटिक भी अट्रैक्ट हुआ था, फेरो भी अट्रैक्ट हुआ था, पर डिफरेंस ये है पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है, मतलब हल्का हल्का अट्रैक्ट होता है। फेरो कंप्लीटली अट्रैक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिज्म इज सेड टू बी एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। मतलब पैरामैग्नेटिज्म का खतरनाक जो फॉर्म होता है वही आप बड़ी क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म। हमने कहा सर समझ में आ गया। हमने कहा देखो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर and their paramagnetism is compared by calculating magnetic moment mu। तो कह रहा है देखो कैसे किसी चीज का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नापोगे। तो उसने कहा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लाया, क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। अब ये चीज आप म्यू कहां पढ़ चुके हो? याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, दैट इज डाइपोल मूवमेंट की तरह। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो कह रहा है उसके लिए हमने बड़ी क्या कर रखा है? एक फॉर्मूला बना रखा है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला, और जो कि क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। क्या है ये बड़ी? ये है मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n+2। अब सवाल क्या है यहाँ पे? n क्या है? यहाँ पे बड़ी n है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या मैं अच्छे से बोलूँ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपका क्या है? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली वेयर, नीचे लिखा भी है मैं देखना भूल गया, वेयर n इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और म्यू क्या होता है? म्यू होता है बोर मैग्नेटॉन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BM लिखते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन खूब आते हैं। रिसेंटली तो भर भर के इससे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप चेक करो तो देखो नीट 2018 में आया है, 20 में आया है, AIPMT 2015 में आया है। हमने ठीक से समझ में आ गया।
अब इसके क्वेश्चन करते कैसे हैं ये समझो। देखो वो कह रहा है आपसे कि मान लो एक आपको उसने आपको एक एलिमेंट दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर था 27, हमने कहा ठीक। अब आप सबसे पहले जब आपको वो एटॉमिक नंबर देगा, मान लो 27 आपको दे दिया, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसने यहाँ पे कर रखा है, मैं सीधा वही लिख लेता हूँ कि भाई AR लास्ट शेल में 3d7 और 4s2 है। बोलो कोई दिक्कत, पक्का चले। अब देखो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है बड़ी, तो देखो आप जानते हैं 4s2 तो फुली फिल्ड है, कंप्लीट है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पर अगर आप 3d7 को देखो तो आपको पता है d में कितने होते हैं, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप यहां पे इसको देखोगे, अगर आप यहां पे इसको देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं। अब अगर आप भरना चालू करो तो मैंने कहा सर पहला गया इसमें, दूसरा गया इसमें, तीसरा गया इसमें, चौथा गया इसमें, पांचवा गया इसमें, छठवां गया इसमें और सातवां गया इसमें। मैंने कहा गुड। तो मैंने कहा ये तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे काउंट करोगे तो सर आप 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कि आपके क्या है, अनपेयर्ड है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अनपेयर्ड है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर n की वैल्यू हो जाएगी 3। हमने कहा तो फिर क्या करें, हमने फॉर्मूला लगा दो सर, अभी तो आपने ऊपर बताया है, ऐसे कैसे हम भूल जाएं सर। तो देखो √3 3 + 2, 3 + 2 आपका कितना हो जाएगा 5, और इंटू तो ये अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा बड़ी, अंडर रूट हो जाएगा आपका 15। और जब आप 15 को खोलोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9.3 BM। BM क्या है, इसकी यूनिट है, बोर मैग्नेटो। ये आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि यही वैल्यू डिटरमाइन करती है म्यू की एक्चुअल वैल्यू की, मतलब म्यू की एक्चुअल वैल्यू तो जो आ गई वो आ गई, पर उसमें आगे आपको BM लगाना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि BM यहाँ पे बोर मैग्नेटो है। हमने सर समझ में आ गई बात। अब वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, वो क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। हमने कहा ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पता है तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, कि भाई एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है, मतलब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई वो कलर फॉर्मेशन शो, मतलब जब इनके कंपाउंड्स बना हो ना तो ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अपर शेल में जाता है, नीचे आता है, फोटोन रिलीज करता है, वो एक वेवलेंथ पे गिरते हैं, और या फिर उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में गिरती है और वो कलर शो कर देते हैं। तो ये थ्योरी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे आपसे कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल है एब्जॉर्ब्स रेडिएशन फ्रॉम द विजिबल रीजन, वही विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन जो कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है, टू कॉज द एक्सट्रैक्शन ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। जैसे पीछे अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखे थे हमने, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। एंड द कलर ऑब्जर्व्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, मतलब वो कह रहा है जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है कलर उसके कॉम्प्लीमेंट्री आ ही जाता है। एंड दिस इज नोन एज dd ट्रांजिशन। माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना, दिस इज नोन एज dd ट्रांजिशन। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूं, इसको आपके लिए हाईलाइट भी कर देता हूं कि दिस इज नोन एज dd ट्रांजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज नोन एज dd ट्रांजिशन, ठीक है, पक्का। चले अब वो क्या बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है नेक्स्ट, आयंस विद नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आर कलरलेस। उसने कहा जो भी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी कम आयंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बिना होते हैं वो कलर ही नहीं शो करते, क्योंकि जो पेयर्ड हैं वो ना जंप नहीं लेते हैं या फिर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट नहीं जाते हैं इतनी इजीली, उनके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो कह रहा है स्कैंडियम और जिंक को देखो तो Sc+3 और Zn+2 आर कलरलेस, समझ रहे हो, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है सम ऑक्सो आयंस लाइक MnO4- CrO4-2 Cr2O7-2 exhibits color due to charge transfer phenomena। वो कह रहा है ये भी कलर फॉर्मेशन दिखाते हैं क्योंकि इनके पास चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना होता है, मतलब ये इजीली अपने चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने ठीक है। अब वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर पूरा इसी टॉपिक के ऊपर बना है, तो इसको तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा अभी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो अगला जस्ट इसके बाद चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो मैं आपको हल्का हल्का समझा देता हूँ।
पर डेप्थ में पढ़ेंगे अभी हम जब इसको खत्म कर लेंगे चैप्टर को। तो वो कह रहा है कंपाउंड्स इन विच द मेटल आयन बाइंड्स टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कह रहा है देखो होता क्या है, एक तो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम के चारों तरफ एनायंस उसको सराउंड कर लेते हैं, जिनको हम टेक्निकली लिगेंड्स बोलते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब ये लोग उसको सराउंड कर लेते हैं और उस टाइम पे जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो कंपाउंड हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। जैसे अगर आप यहां पे देखो तो CO को किसने सराउंड कर रखा है, 6F ने सराउंड कर रखा है। तो यहां जो F है वो लिगेंड है, CO सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल क्या हो गया, ये पूरा ओवरऑल हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। वो कह रहा है क्यों बनते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमने कहा देखो एक तो इनका साइज है वो मेटल आयन से कंपैरेटिवली छोटा होता है, सबको पता है एनायन का साइज कैटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा ही होता है। उसने कहा हाई आयनिक चार्जेस, जो आयनिक चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि होता क्या है, इनके पास डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। बताओ सबको समझ में आया, हमने सर समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं तुम दोबारा देखो पढ़ने जा रहे हो, पर इस बार थोड़ी डिफरेंट है। एक बार कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमने कहाँ पढ़ी थी, सरफेस केमिस्ट्री में, पर इस बार दोबारा पढ़ने जा रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो वो आपसे क्या बोल रहा है बड़ी, वो बोल रहा है ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट बाय प्रोवाइडिंग लो एनर्जी पाथ फॉर द रिएक्शन। क्या है मतलब, इसका मतलब है देखो हमें पता है कि जब एक रिएक्शन हो रही होती है तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देता है। तो ये तो बात पता चल गई। तो स्पीड कैसे तेज कर देता है, स्पीड तेज ऐसे कर देता है वो, जैसे आप यहाँ से मान लो फॉर आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो एक नॉर्मल पाथ है, ये आपका घर है, ये आपका घर है, होम, होम में भी ये आपका स्वीट होम है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो स्कूल, ठीक है। अब आप भाई कोविड में स्कूल गए हुए नहीं, इतने सालों बाद अब स्कूल जाना चालू करोगे, तो पहले आप स्कूल एक रास्ते से जाया करते थे, वो रास्ता था ये, ठीक है। ये रास्ता मैंने कहा भाई साहब 3 किलोमीटर का था। कितने किलोमीटर का था, 3 किलोमीटर का। तो आप निकलते तो घर से थे, पहुंचते तो स्कूल ही थे। पर मैंने कहा कि भाई इन 3 सालों में या 4 सालों में जिसमें कोविड रहा है, तो उसमें क्या हुआ, बीच में कुछ नए रास्ते बन गए। तो एक रास्ता ही बिल्कुल नया तैयार हुआ है जो कि सीधा है एकदम, और ये सीधा वाला जो रास्ता है जो आपके घर से निकलता है स्कूल के, 2 किलोमीटर का है। तो आप क्या हो जाओगे, स्कूल जल्दी पहुंच जाओगे। तो मैं क्या कहूंगा कि जिसको नहीं पता कि आप शॉर्टकट से आए तो उसके तो क्या हुआ, रिएक्शन तेज हो गई। पर एक्चुअल में रिएक्शन क्यों तेज हो गई, क्योंकि आपको एक अल्टरनेटिंग लो एनर्जी वाला शॉर्टकट पाथ मिल गया। वैसे ही रिएक्शन में एक होता क्या है, हमें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन कराने के लिए। पर होता क्या है, कैटलिस्ट डालने पे आपको वो एक नया रास्ता प्रोवाइड कर देता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इसी की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। हमने कहा ठीक सर। हमने कहा रीजंस क्या है, हमने कहा रीजंस हैं कि एबिलिटी टू शो मोर मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये पीछे हम देख चुके हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जस्ट अभी इससे पीछे हमने कैटालिटिक प्रॉपर्टी से पीछे ही देखा है कि क्या बनाना पसंद करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। अब वो कह रहा है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए प्रोडक्ट टेबल में किसका, कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बड़ी सबसे ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए। क्या क्या है देखो, सबसे वो कह रहा है कैटलिस्ट की तरह सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो है वेनेडियम। ये एक बहुत फेमस हमारा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन किस में यूज होता है, हेबर्स प्रोसेस में होता है, और हेबर्स प्रोसेस तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है केमिस्ट्री का, जहां हम अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, NH3 प्रोड्यूस करते हैं बाय रिएक्टिंग N2 + H2, ठीक है। वहां पे हम आयरन का फाइन पाउडर यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और मोबिलिडियम को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट प्रमोटर। चलो वो तो आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। निकल इज यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन, सबने पढ़ा होगा बचपन से, हमें 10th में पढ़ा है हाइड्रोजनेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, वनस्पति को बनाते हैं, ठीक है। तो इस समझ में आ गई, चलें आगे। चलो तो अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि अपने आप में
खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब देखो क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो देखो जैसे अगर हम कैटायन और एनायन की बात करें तो हमने कहा सिंपल से अगर बात करते हैं, चलो एक मेटल का एटम ले लें, तो मेटल के एटम का साइज बड़ा है, तो जब ये आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में स्पेसेस रह जाती हैं। तो होता क्या है, जो स्मॉल साइज के एटम होते हैं वो आके ट्रैप हो जाते हैं इनकी उस स्पेसेस को, और यहाँ पे जो वो स्पेसेस हैं उन्हीं स्पेसेस को बड़ी हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। और जब यहाँ पे आके जो छोटे साइज के एटम होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो जाता है, कार्बन हो जाता है, नाइट्रोजन हो जाता है, ये आके ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेसिकली समझने वाली बात है, सबसे ज्यादा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं। अब होता सीन कुछ ऐसा है, इन कंपाउंड्स को हम नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्यों? स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पे प्रॉपर एक नंबर ऑफ यूनिट्स एक प्रॉपर आपके रेशियो में होते हैं, जैसे 1/1, 2/2, 2/1 इन रेशियो में होते हैं। पर अगर आप यहाँ पे जाओगे इस जगह पे तो आप गौर करोगे कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज, एटम की वैल्यूज फ्रैक्शन में भी हैं। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज हैं वो किस में है, फ्रैक्शन में, TiH 1.7, उसके बाद VH 0.56, तो इन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। पर अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फायदा क्या है, ये भी समझने वाली बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इससे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लास्ट मेरे ख्याल 6-7 साल से नहीं पूछे गए हैं, पर उससे पहले कभी पूछ लिए गए थे इनसे भी क्वेश्चन। तो वो क्या है, द रिजल्टिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट, क्योंकि बेसिकली जल्दी केमिकली इनर्ट होते हैं और जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। दूसरा, दीज कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड दे मेंटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ये कंपाउंड क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, सोचो। बेसिकली अगर आप किसी चीज में अगर आप तोड़ना चाह रहे हो किसी चीज को, तो आप क्या देखते हो कि उनके बीच में स्पेसेस कितनी है। अगर स्पेस ज्यादा होगी तो बेसिकली उनकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो उनका तोड़ना आसान है। पर अगर आप इन कंपाउंड्स में आओ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में आओ बड़ी, तो आप क्या देखते हो कि इनके जो स्पेसेस हैं, जो इंटरस्टिशियल गैप्स हैं, उनमें भी आके एटम्स ट्रैप हो गए हैं, जिनकी वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो डेंसिटी बढ़ने की वजह से इनकी ड्यूरेबलनेस और ये थोड़े से स्ट्रांग हो जाते हैं, और इसी वजह से ये ना अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को भी मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलें आगे। चलो, अब वो कह रहा है एलॉय फॉर्मेशन। तो भैया दुनिया में जितने भी एलॉय बनते हैं तो मोस्टली आप देखोगे उन एलॉयज में कहीं ना कहीं डी ब्लॉक के एलिमेंट का पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि ये एलॉय बनाने के लिए सबसे सुइटेबल आपके मेटल्स होते हैं। अब जैसे सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि अगर आप गौर करो, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद एटलीस्ट वन अदर मेटल और नॉन मेटल। उसे कहने का मतलब है कि एलॉय क्या होते हैं। देखो, एलॉय पहली बात बनाए क्यों जाते हैं, एलॉय बनाए जाते हैं किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब खास बात क्या है, खास बात यह है एलॉयज में कि जब ये एलॉयज बनते हैं, ध्यान समझना, तो जिस एलिमेंट या जिस मेटल की आपको प्रॉपर्टीज बढ़ानी होती हो, आप वो मेटल तो रखते ही रखते हो, उस मेटल के साथ आप उसमें एडिशनल किसी एक या और एक से ज्यादा एटम्स का या एलिमेंट्स का क्या कर देते हो, उसमें एडिशन कर देते हो। हमने कहा ठीक है, हमने कहा एलॉय फॉर्मेशन इज ड्यू टू द कंपेरेबल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। वो कह रहा है एलॉय फॉर्मेशन क्या होती है, वो कह रहा है एलॉय फॉर्मेशन बेसिकली जो साइज में कंपैरिजन है उसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल में होती है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा नेक्स्ट फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है स्टेनलेस स्टील। हाँ, मतलब आपके घर में देखना कोई भी बर्तन आता है तो आप देखना अच्छी क्वालिटी का, तो उसके नीचे आप पलट के देखोगे तो लिखा होगा ISI स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इज अ फेरस एलॉय ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम डाला जाता है, वेनेडियम डाला जाता है, टंगस्टन डाला जाता है, मोब्लिडियम डाला जाता है, मैग्नीज डाला जाता है। ठीक है, तो ये सब। ब्रास किसका है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन का एलॉय है। बताओ सबको समझ में आया, चलें नेक्स्ट। चलो, तो अब क्या करें, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लेते हैं जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, और ये कंपाउंड्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो आओ लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो
तो वो कह रहा है सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी किसको, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स को। ठीक है, चलो अब ये होते क्या हैं, पहले तो इस चीज को समझो। देखो, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जाम्पल V2O5, Mn2O7 और CrO3। हमने कहा ठीक। हमने कहा इन लोअर एंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स metal oxides are basic and amphoteric in nature, and this is very important point and you have to underline it। ठीक है, इसको नोट करो। वो क्या बोल रहा है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं और एम्फोट्रिक होते हैं नेचर में, जिसमें उसने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, क्या, Cr2O3 हमारे लिए नेचर में क्या है, एम्फोट्रिक है, और CrO हमारे लिए क्या है, नेचर में बेसिक है। तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा और ये याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे अब एक लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, सारे कंपाउंड्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पे आप देखो स्पेलिंग, फिर से स्पेलिंग नहीं, फॉर्मूला फिर से फॉन्ट के चक्कर में गलत हो जाता है। ठीक है, इसको सही कर लो। ये क्या होगा आपका K2Cr2O7। ठीक है, इसको सही कर लो। ये क्या होता है, K2Cr2O7। ठीक है, ऊपर वो फॉन्ट के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं, पर कोई इशू नहीं है, तो चलती रहती हैं। ठीक है, अब देखो अब वो बोल रहा है आपको बड़ी, अगर गौर से देखो, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रोमाइट और FeCr2O4। मतलब क्रोमाइट जो और होती है उससे ये बनाया जाता है। ये बेसिक हमें यही चीज चाहिए होती है इसको बनाने के लिए। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, बेसिकली 3 स्टेप में ये बन जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, वो कह रहा है सबसे पहले स्टेप में फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विद सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट इन एक्सिस एयर। मतलब बेसिकली आपसे वो ये कह रहा है कि जब आप हमारी क्रोमाइट और डालोगे और उसके साथ सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट दोनों यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप K2CO3 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हो, और साथ में आप ऑक्सीजन रखोगे तो होगा क्या, आपका Na2CrO4 पैदा होगा, साथ में आपका Fe2O3 और CO2। Fe2O3 क्या कहलाता है, अगर नेचुरल ओर में बात करें तो वो हमारा हेमेटाइट कहलाता है। तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको जो मेन चीज मिली है जिसका हमें अगले स्टेप में यूज करना है, वो है आपका Na2CrO4। हमने कहा सर समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, Na2Cr4 को उठाया और एसिडिक मीडियम में डाल दिया। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, HCl ले लो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड ले लोगे तो 2H+ बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाएगा, Na2Cr2O7, फिर Na+ और साथ में वाटर। हमने कहा ठीक। अब यहाँ से आप किसको उठा लोगे बड़ी, आप यहाँ से उठा लोगे Na2Cr2O7 को। इसको उठा के जैसे ही आप KCl के साथ डालोगे, आयन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या कह लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, और क्या होगा, K चला जाएगा Na की जगह और Na चला जाएगा Cl के साथ, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट वी रिक्वायर पोटेशियम डाइक्रोमेट वो मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा NaCl। तो ये इस तरीके से हमारा पैदा हो जाता है K2Cr2O7। अब वो कह रहा है कि इसके स्ट्रक्चर पे चले, तो स्ट्रक्चर देखो बहुत सिंपल है। देखो आप यहाँ पे Cr को देखो, और उसके चारों तरफ क्या है, 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हैं और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज के साथ हैं। तो वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है क्रोमेट आयन इज टेट्राहाइड्रल वेयर एज डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहाइड्रल शेयरिंग 1 कॉर्नर। अब आपको क्या बोल रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज सेम, दैट इज +6। और ये क्या है, इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, और ये आ चुका है पेपर में, अभी रिसेंटली आया है लास्ट ईयर नीट 2020 में, और ये AIPMT 1988 में भी बहुत पहले आ चुका है, पर नीट में अभी रिसेंटली आया है। तो इसको भी आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, चलें आगे। चलो अब वो कह रहा है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो देखो, एक तो ये ऑरेंज क्रिस्टल है विद सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 670 केल्विन। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूबल है वाटर में, हॉट वाटर में, और कोल्ड वाटर में हल्का हल्का सॉल्यूबल है। अगर आपने इसको हीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये टूटता है K2CrO4 में। केवल एक आपका क्या अंतर आता है, आपका एक Cr और O3 का अंतर आता है, और साथ में आपका पैदा हो जाता है Cr2O3 और ऑक्सीजन निकल जाएगी। हमने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है एक्शन ऑफ एल्कली एंड एसिड तो वो सबसे पहले कह रहा है अगर इनके ऊपर आपने बेसिक रिएक्शन या एसिडिक रिएक्शन कराया तो क्या होगा। सबसे पहले K2Cr2O7 को अगर आपने बेसिक में डाला
तो बनेगा K2CrO4 और साथ में वाटर। फिर आपने K2CrO4 को अगर एसिडिक में डाला तो बनेगा K2Cr2O7 और K2SO4 और साथ में निकलेगा वाटर। और अगर आपने जो हमारा आयन है Cr2O7 2- को अगर इसको वाटर में डाला, और ये एक हमारे ऑरेंज रेड कलर का आयन होता है, इसको डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं, इसको अगर आपने वाटर में डाला तो आपका क्या होगा, सीधी एक बेसिक रिएक्शन होगी और आपका पैदा होगा Cr2O4 2- और साथ में H+। अगर इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन देखो तो यहाँ पे क्या है, ये H+ है, तो ये हो जाता है येलो डाइक्रोमेट। और ये याद रखना है आपको, ये होता है ऑरेंज रेड, वो होता है येलो, वो होता है आपका डाइक्रोमेट, और ये होता है क्रोमेट आयन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलें आगे। अब वो कह रहा है अगर इसको हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाल दिया तो क्या होगा। वो कह रहा है अगर ठंडा हुआ तो K2Cr2O7 जब H2SO4 साथ रिएक्ट करेगा तो आपका पैदा होगा CrO3 KHSO4 और वाटर। पर अगर आपने हीट किया इस मिक्सचर को तो K2Cr2O7 जाएगा H2SO4 के साथ और आपको देगा K2SO4 Cr2SO4 8H2O और 3O2। समझ रहे हो, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अब आपको इन रिएक्शन को पढ़ना कैसे है, देखो इन रिएक्शन में ना डिफरेंशिएट करना चालू करो कि अगर हीट कर रहे थे तो क्या था और नहीं करने पे क्या था। तो जब आप इस तरीके से इनको डिफरेंशिएट कर लोगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। सही है, चलें आगे। अब वो कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखो सबसे पहली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है बडी, जो हमारा I- है वो सीधा I2 में चला जाता है। तो अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो उसकी है -1 और चला जाता है 0 में, किसमें, -1 से 0 में। तो वो बोल रहा है K2Cr2O7 जब H2SO4 के साथ जाएगा और साथ में Ki जाएगा तो आपका क्या पैदा होगा, K2SO4 Cr2SO4 3I2 और वाटर। हमने कहा ठीक है। जब हमारा जो SO2- है वो -2 से किस में चला गया, अगेन 0 में, रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात ये है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 जा रहा है। ऐसे ही हमारा SO2 किस में चला जाता है, SO4 2- में, रिएक्शन आपके सामने है। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड जो कि हमारा आयनिक क्लोराइड्स के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, उसको देख लो तो उसकी भी रिएक्शन आपके सामने है। आपको ये रिएक्शन एक बार देख लेनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं समझाऊं, ठीक है। उसके बाद फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड विद इनटू फेरिक सल्फाइड्स। तो क्या बोल रहा है, रिएक्शन नीचे लिखी है, इसको देख लो। अब मुद्दे की बात आते हैं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है। अब आप क्या करोगे, मैंने बोला आप देख लेना तो आप लोग रटने बैठ जाओगे, नहीं, ये रिएक्शंस कभी भी नहीं आएंगी। आपको बस इतना याद रखना है कि ये टेस्ट फॉर आयनिक क्लोराइड्स होता है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो। वो इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं पूछने वाला है आपसे, वैसे ही आपको पता होना चाहिए I- किस में जाएगा, I2 में, S2- किस में जाएगा, S में, और SO2 जाएगा SO4 2- में। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलें आगे। चलो अब वो कह रहा है ये यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो, इन द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ इंक, क्रोमियम कंपाउंड सच एज लेड क्रोमेट क्रोम एलम आर मेड विद इट, ठीक है। ग्लासवेयर इज मेड बाय डिसॉल्विंग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंसंट्रेटेड H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमिक एसिड इन डाइंग एंड लेदर इंडस्ट्रीज। लेदर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है जो हमारा अगला कंपाउंड है वो है KMNO4। अगेन फॉन्ट प्रॉब्लम, चेंज करो, ठीक है। ये आ गया आपका KMNO4, ठीक है। इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है, बहुत सिंपल तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने का बड़ी। क्या, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। अब इसमें क्या है, इसमें है आपका MnO2 KOH के साथ जाके और ऑक्सीजन आता है तो K2MnO4 और H2O, ठीक है। वैसे ही फिर उसके बाद क्या होता है, MnO4 2- H+, तो ये होता है आपका MnO4- MnO2 और H2O, सही है। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाई ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट देन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होती है 6।
अब वो कह रहा है MnO2 को वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 2-, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन से सीधा आपका MnO4- में। लेबोरेटरी में प्रिपेयर करोगे तो MnO2 को किसके साथ डाल दो, H2O8 2- के साथ, वाटर होगा, MnO4- होगा, पैदा होगा और आपको मिलेगा SO4 2- और आपको मिल जाएगा वाटर। बताओ क्लियर है, इजी। चलें आगे, चलो अब वो बोल रहा है स्ट्रक्चर की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्या, द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहाइड्रल इन शेप, दोनों ही हमारे क्या है, टेट्राहाइड्रल हैं। Mn को किसने सराउंड कर रखा है, ऑक्सीजन ने सब वो सराउंड कर रखा है। बस मैग्नेट आयन में क्या होता है, दो डबल बॉन्ड होते हैं, दो सिंगल बॉन्ड होते हैं विद 2 नेगेटिव चार्जेस। जो हमारा पर मैग्नेट वाला है उसमें क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है विद द नेगेटिव चार्ज, तो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तो इट इज डीप पर्पल सॉलिड विद ग्रीन लस्टर, हमने कहा ठीक। हमने कहा मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इन हॉट वाटर, मतलब हल्का हल्का घुलेगा कहाँ, रूम टेम्परेचर पे, पर जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तुरंत घुल लेगा, ठीक है। ये चलो आ जाओ। अब वो बोल रहा है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग पोटेशियम पर मैग्नेट, वो कह रहा है जैसे इसको हीट करोगे बाबा तो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो KMnO4 को जैसे हीट करोगे K2MnO4 प्लस MnO2 और ऑक्सीजन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। सब पक्का समझ में आया, समझ में आया सबको, किसी को कोई इशू। चलें आगे, तो देखो अब वो कह रहा है कि इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसकी एसिडिक मीडियम में भी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी बेसिक मीडियम में प्रॉपर्टी है। तो एसिडिक मीडियम में कैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है वो चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है इन एसिडिक मीडियम KMnO4 H2SO4 साथ जाता है, K2SO4 बनाता है, MnSO4 बनाता है, H2O बनाता है और 5 ऑक्सीजन निकलते हैं। वो कह रहा है MnO4- वाटर H+ के साथ जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, MnO+2 और वाटर निकलता है, हमने कहा ठीक। अब वो कह रहा है फेरस आयन सॉल्ट्स टू फेरिक आयंस, तो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे Fe+2 को MnO4- के साथ और एसिडिक मीडियम में डाला तो क्या होगा आपका Mn+2 वाटर और Fe+3 निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीलेट्स फिर क्या है, वो ऑक्सीलेट्स टू O2, तो ऑक्सीलेट्स टू O2 में क्या है C2O4 आपका MnO4- के साथ जाएगा और किसके, हाँ एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ऊपर जो लिखा है तो एसिडिक मीडियम तो सब में कंपलसरी है ना भाई, देखो ना एसिडिक मीडियम सब में कंपलसरी है। Mn+2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ऐसे अगर आप सारी रिएक्शंस देख डालोगे तो आपको एक चीज़ पता लग जाएगा कि सब में आपको प्रोडक्ट में जो मिल रहा है Mn+2 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 Mn+2, ये आपका कांस्टेंट है जो आपको चाहिए। फिर बाई प्रोडक्ट में चाहे कुछ भी निकलता चाहे वो तो आप वहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे, चलो लेट्स गो, चलते हैं आगे। तो अब बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अगर एक किसी न्यूट्रल या बहुत कम बेसिक मीडियम में डालेंगे तब क्या होगा। तो देखो अगर आपने KMnO4 को पानी में डाला, ठीक है, तो वो बनेगा KOH MnO2 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक है। और अगर आपने MnO4 ठीक है को अगर पानी में डाला तो 3 इलेक्ट्रॉन वो लेके MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और OH- निकल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, जब आयोडाइड्स को हम आयोडेट्स में कन्वर्ट करते हैं वहां पे अगर आप देखोगे तो MnO4- को अगर आपने वाटर में डाला और I- भी डाला तो यहाँ क्या होगा, MnO2 प्रोड्यूस होगा, OH- और IO3-। अगर थायोसल्फेट्स को आपको सल्फेट्स में कन्वर्ट करना है तो भी सेम वही खेल है, MnO4- H2O3 और H2O को साथ में करोगे तो MnO2 और SO4 और OH- निकलेगा। बताओ क्लियर, ऑल क्लियर। चलें आगे। अब वो कह रहा है यूजेज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो क्या है, ये बेयर्स रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है इस रिएक्शन में। द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता है। अब वो कह रहा है एक मस्त आपको फैंटा फैक्ट बता देते हैं, कहाँ से, डी ब्लॉक एलिमेंट का, कि जो एक कॉपर है, तांबा ठीक, कॉपर और जो आपका गोल्ड है आर द ओनली मेटल हु डू नॉट हैव सिल्वरी अपीयरेंस, केवल यही 2 मेटल्स हैं जिनकी सिल्वरी अपीयरेंस नहीं है। इसके अलावा सारे मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है,
सिल्वरी वाइट होती है। कैसी होती है बड़ी? सिल्वरी वाइट होती है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलें आगे, लेट्स गो। अब देख लेते हैं अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, और हमारे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलता है। अब क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? अब देखो, तुम प्रोडक्ट टेबल में देखते होगे, तुम कहोगे यार ये तो दुष्व्यवहार हुआ है किसके साथ? एफ ब्लॉक वालों के साथ। उनको उठा के नीचे अलग से रख दिया गया है, पर एक्चुअल में वो अलग नहीं है, वो डी ब्लॉक के अंदर के ही एलिमेंट हैं। अगर आप पीरियड 6 और 7 को देखोगे, वहां पे एक बहुत बड़ा गैप आता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स वाला गैप आता है। तो जो लेंथेनाइड्स के बाद के एलिमेंट्स थे, उनको वहां रखने से पूरी सीरीज बिगड़ रही थी, तो हमने उनको उठा के नीचे रख दिया। तो बेसिकली ये इनर पार्ट ऑफ डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनके आगे लगा दिया गया इनर, क्योंकि है तो उन्हीं के पार्ट, तो इसीलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बताओ सबको समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमारे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स क्यों? क्योंकि इनमें मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं। खासकर जो हमारे एक्टिनॉइड्स हैं, वो तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और अर्थ में मिलते ही नहीं है। मतलब आप ये मानो उनकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है कि आप उन पे कोई एक्सपेरिमेंट भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली इसीलिए वो इतने कम पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज n-2, f की पावर 1 से 14, n-1, d 1 से 0 से 1 और ns2। ठीक है, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। हमने कहा ठीक है। अब वो कह रहा है लेंथेनॉइड्स पे चलें, तो ये क्या होते हैं? देखो, लेंथेनाइड्स बेसिकली ये हैं, जो ये हैं, ये लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है आपकी। पर इस सीरीज में लेंथेनियम कभी काउंट नहीं होता है। सीरीज चालू होती है CE से और खत्म होती है LU पे, पर बोलते हैं लेंथेनाइड के बाद चालू होती है, इसलिए बोल देते हैं लेंथेनाइड सीरीज। सेम विद एक्टिनॉइड, ये चालू होगी TH से और खत्म होगी LR पे, पर जस्ट एक्टिनॉइड के बाद चालू होती है, तो इसलिए इनको एक्टिनॉइड सीरीज बोल देते हैं। अब वो आपसे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है लेंथेनॉइड्स इज अ सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स। कॉमन सेंस है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सीरीज वो ग्रुप उतना ही बड़ा होता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन, 14 की सीरीज, सी से LU तक, विच इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ 4f सबसेल। हमने कहा ठीक सर। वो बोल रहा है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है काफ़ी बार बड़ी। कब कब? AIPMT 1997 में, 2002 में, 13 में, 15 में, और उसके बाद नीट 2016 में। इतनी बार ये आ भी चुका है। बताओ सबको समझ में आया? चलें, चलो आगे। ये सीरीज है हमारी, ये भी सेम वही है कि जैसे 14 एलिमेंट्स उसमें भी होते हैं। अब 14 एलिमेंट्स हमारे लेंथेनॉइड्स में भी थे। क्यों? एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ, तो हम उस ऑर्बिटल में जब 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो 14 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, इसलिए 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये बेसिकली TH से LR तक रहता है। ठीक है, और इसमें 5f सब शेल रहती हैं। ठीक है, 5f सब शेल की ही फिलिंग होती है बेसिकली। तो अब देखो, वो कह रहा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज 5f 1 से 14, ठीक है, 6d 0 से 1 और 7s2। अब वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनसे भी ज़्यादा कि ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द रेडियो एक्टिव इलेक्ट्रॉनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड द अर्ली मेंबर्स ऑफ द सीरीज हैव रिलेटिवली लॉन्गर हाफ लाइफ देन द लेटर वंस। ठीक है, बेसिकली हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ ही चुके होंगे। वो बोल रहा है जो स्टार्टिंग वाले हमारे एक्टिनॉइड्स हैं उनकी हाफ लाइफ थोड़ी ज़्यादा है लास्ट वालों से। क्लियर? चलें आगे। ठीक है, अगेन सीरीज नहीं देखनी, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एसएच आपका कहीं बहुत भयंकर कभी पूछा नहीं जाएगा, यूज नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं आयनिक रेडियाई पे। अब वो कह रहा है भाई देखो, आयनिक रेडियाई का सीन क्या है? द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम M+3 आयन अक्रॉस द सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था, सेम वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। पर जब वो लेंथेनाइड सीरीज में होता है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और जब वो एक्टिनाइड सीरीज में होता है तो वो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड सीरीज में 4f होता था, इसलिए उसको हम बोलते थे ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f। ठीक है, यहां पे आ जाता है, हम भरते हैं 5f को यहां पे ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f। ठीक है, सॉर्टेड है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है देख लो, वो लिख रहा है द एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है? चलें आगे। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन सेम वेरी इजी।
क्या बोल रहा है वो, ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s सबसेल एक्टिनॉइड्स हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशंस। बहुत सारे हैं पर हमें नहीं पढ़ने वो सारे, बस याद रखना है बहुत सारे होते हैं, पर जनरली ये +3 ही शो करते हैं, जो ये याद रखना है कि +3 शो करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। देखो सिमिलैरिटीज, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसमें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैटायंस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है, जो कि हमने पढ़ा है, जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा। डिफरेंसेस क्या हैं, देखो एक्टिनॉइड्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स, मतलब जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू लैंथेनॉइड्स। अर्ली एक्टिनॉइड्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन अर्ली लैंथेनॉइड्स, जो लैंथेनॉइड्स हैं उनसे भी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसकी, एक्टिनॉइड्स की, अर्ली वाले, स्टार्टिंग वाले। लैंथेनॉइड्स आयंस आर जनरली कलरलेस, वो क्या है, कलरलेस रहते हैं, पर एक्टिनॉइड्स हमेशा क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्सो आयंस वेयरएज लैंथेनॉइड्स डजंट, ठीक है, समझ में आया, बोलो पक्का, चलें आगे। चलो अब लास्ट बस खत्म हमारा यूजेस, यूजेस तो है ही है, क्या है, देखो बैटरीज में यूज होता है क्या, MnO2, ठीक है, बैटरीज में यूज होता है हमारा MnO2, Zn, NiCd, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम। फिर एलॉयज में कॉपर निकल यूज होता है, कॉइन्स बनाने में यूज होता है क्योंकि उनकी सिल्वरी अपीयरेंस होती है, हर बार सिल्वरी निकल जाता है, ठीक है। और फिर हमारा एक कैटलिस्ट होता है जिसको बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो क्या होता है, TiCl4 प्लस AlClCH3 का होल थ्राइस इज यूज्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन। तो सोचो जो अपनी पॉलीथीन्स बनती हैं जो कि नहीं बननी चाहिए, उनके प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है, हमारा जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज होता है। बताओ सही है, चलें आगे। अब वो बोल रहा है द रैकर्स प्रोसेस ऑफ फॉर कन्वर्टिंग इथाइन टू इथनल uses PdCl2 as catalyst. Nickel complexes are useful in polymerizing alkynes and other chemical molecules like benzenes. AgBr light sensitive properties are crucial for photographic industry. अब ये तो चलो, अब आज के टाइम पे तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, ये चीज़ तब चलती थी जब हमारी रील्स में फ़ोटो खिंचती थी, फिर उनको डेवलप कराते थे, उस टाइम में चलता था। पर आज के टाइम पे तो कैमरे और डिजिटल हो गया है सब, तो इतना इनका यूज़ नहीं रह गया है। पर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जहां हम खड़े हैं डिजिटल एज में, उससे पहले उसका आविष्कार जब हुआ था तब यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, ठीक है। तो ये हमने बड़ी क्या कर लिया, चैप्टर को ख़त्म कर लिया। बताओ सबको समझ में आया, पक्का, चलें आगे। चलो कहाँ, अगले चैप्टर पे चलते हैं, और ये चैप्टर तो हमारा हो गया ख़त्म। तो सब लोग बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे लगता है नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलो मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गाइज लव यू ऑल।